मैं थ्री इडियट्स में रेंचो की तरफ ना होके मैं वायरस की तरफ जाता हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ इज अ रेस, आपको दौड़ना पड़ता है। तुम कोचिंग को कितना रेलिवेंट मानते हो पढ़ाई को लेके? क्या इसके बिना काम हो सकता है या इसके फायदे? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन को ही क्यों चुना? इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चुना पीएचडी करने के लिए? आपको जो अच्छा है वो आपको करना चाहिए। लाइफ को किसी दूसरे इंसान की नज़र से देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बच्चों के साथ का सेशन में कितना मज़ा आया नहीं? बच्चों का प्यार कितना ज़्यादा पायस होता है। इतनी एनर्जी मतलब मैंने तो नहीं देखा कि ऊपर सीनियर बच्चों में रहती होगी जिस हिसाब से 6 to 10 तक के बच्चों को रहती है। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछते हैं। इतने से एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं सोचे होंगे। कुछ भी सर क्वेश्चन मतलब आई थिंक अच्छे ही क्वेश्चंस हैं। कि कौन सा क्वेश्चन तुझे सबसे अच्छा लगा? आई थिंक सर वो मोटिवेशन वाला क्वेश्चन अच्छा था कि आप मोटिवेशन कैसे बढ़ाओ। मोटिवेशन ऐसे बढ़ाओ कि पढ़ाई मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटी होनी चाहिए डे में। तो आप डिवाइसेस का यूज़ कम करोगे तभी वो हो पाएगा। तो अच्छा था सर। एक्चुअल में ये भी है, मेरा ये पर्सनल मानना है ऐसा कि अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो बेसिकली आप अपने गोल को लेके उतने सिंसियर हो ही नहीं। मुझे क्या वो एलन मस्क वाली बात याद आती है कि व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। तो कहते हैं किस बात के लिए? बोले आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है काम करने के लिए? बोले मैं आपकी बात को समझा नहीं। बोले मतलब आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो? उसने कहा जो काम आपको करना है उसके लिए आपको क्या ही मोटिवेशन चाहिए, वो तो आपको करते ही रहना चाहिए ना। और अगर आपका गोल नहीं है वो तो फिर आपने क्यों ही डिसाइड किया था? वो कितनी सिंपल लैंग्वेज में उसने कहा, जो अपन लोग इतना नहीं सोचते ऐसा करो वैसा करो, ये त्याग दो वो त्याग दो। अरे भैया कुछ नहीं है, अगर करना है तो आप करने के बहाने ढूंढ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? हाँ सर, मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जनरली आपके गोल्स जो होते हैं वो कोई एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ही बनते हैं। तो जैसे मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे को स्मार्ट बनना है कि मतलब गोल तो यही था कि आई थिंक मेरे को हमेशा जो लोग स्मार्ट होते थे एटलीस्ट बचपन में मम्मी पापा ने बताया कि ये स्मार्ट है वो स्मार्ट है, तो उनके साथ बात कर पाऊँ उनके लेवल पे, या वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता ही हूँ, वो भी मेरी करें, मेरे से बात करें कम से कम। तो हाँ सर, मेरा तो हमेशा यही गोल था कि अपने दिमाग अच्छा करो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ और उसी के हिसाब से जो भी आपको पाथ में लगे और अपने साथ साथ बाकी दुनिया की भी अच्छी करो थिंकिंग। उससे जो भी मोटिवेट हो रहा है वो अपने आप होता है, उसमें कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब स्मार्ट लोगों से तुम्हारा क्या मानना था कि स्मार्ट जो लोग तुमने बोले कि मम्मी पापा ने कहा ये स्मार्ट है वो स्मार्ट है, उस स्मार्टनेस को उस समय तुम किस चीज़ से रिलेट करते थे? दिखने में, बोलने में, पढ़ने में? आखिर किस चीज़ से तुमको लगता था कि ये स्मार्ट है? पढ़ने में मतलब जैसे एक मेजर एग्जाम्पल आइंस्टाइन का ही है कि उसने उस समय तो नहीं पता था, अभी थोड़ा बेटर पता है उसने क्या किया था, बट कि इसने जो किया वो बहुत अच्छा था, क्या किया वो आगे जाके पता चलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो भी आइंस्टाइन ने रिसर्च की, लोग बोलते थे कि उसने बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बदला, बेसिकली जो रिलेटिविटी की थ्योरी थी उसने कुछ एक बेसिक एक्सियम बदला फिजिक्स से और उससे काफ़ी सारी चीज़ें कि अपने पास बेटर प्रिडिक्शन कैपेबिलिटीज़ आ गई। तो उस समय ये सब नहीं पता था, उस समय तो बस लगता था कि ये जो बोल रहा है ये अच्छा बोल रहा है और क्या बोल रहा है वो आगे जाके समझेंगे। आइंस्टाइन की एक चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है मुझे कि अगर आप एक किसी फ़िश को उसके पेड़ के पे चढ़ने की एबिलिटी से नापेंगे कि वो कितनी काबिल है, तो आपकी नज़र में वो ज़िंदगी भर मूर्ख रहेगी। मैं तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि हर एक इंसान का अपना खुद का फील्ड होता है। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो अपन थ्री इडियट्स मूवी के बारे में अक्सर बात करते हैं कि उसमें एक बहुत अच्छे सिंपल चीज़ बात बोली गई थी कि आपको जो अच्छा है वो आपको करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। आप सपोज़ गेम्स में अच्छे हैं, आप सपोज़ राइटिंग में अच्छे हैं, आप सपोज़ ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, आपको वही काम करना चाहिए। सिंगिंग है, आप उसमें अच्छा हो तो आपको वो काम करना चाहिए। तो इसमें तुम किस तरीके से मानते हो कि इस चीज़ से कितना एग्री करते हो कि जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको पसंद है वही काम करो? पूरी तरीके से तो एग्री नहीं करता हूँ। तो छोटे बच्चों में थोड़ा से सर एक एग्जाम्पल से ही बात करते हैं। कोई बच्चा बोलता है मेरे को गिटार बजाना है, हमेशा ही मैं वो गिटार देख के किसी को बोलता है, ऐसे शाहरुख खान गिटार बजा रहा है किसी मूवी में, वो बोलता है कि हाँ मेरे को ऐसा बनना है। सर वो
उतना डेप्थ में अभी सोच नहीं पा रहा है उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर उससे क्या क्या फ़ायदा होंगे, क्या क्या उसमें नुकसान पॉसिबल हो सकते हैं। तो आई थिंक शुरुआत में तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए सर पढ़ाई एक सेफ़ ऑप्शन होता है हमेशा। तो मैं पूरी तरीके से तो एग्री नहीं करता हूँ, बट अगर जब आपके पास सोचने की कैपेबिलिटीज़ आ जाएँ, जैसे जब आप थोड़े ओल्डर हो जाओ, तो आई थिंक आप तब कर सकते हैं जो। एकदम सही। दूसरा ये भी बात है कि पढ़ाई से आप चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हो, और अगर आपको रीडिंग हैबिट्स लग जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, आप रीडिंग हैबिट्स हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट किताब है, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, ये ऐसी मल्टीपल किताबें हैं जब आप पढ़ते हो जिनको, तब आपको समझ में आता है यार लाइफ को किसी दूसरे इंसान की नज़र से देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर हम लोग ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परसेप्शन रखते हैं। जब तक आपको रीडिंग हैबिट नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं 3 इडियट्स में रेंचो की तरफ ना होके मैं वायरस की तरफ ज़्यादा हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ इज़ अ रेस, आपको दौड़ना पड़ता है। या तो आप डिसाइड मत करिए, आप अपने अलग फील्ड मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आप ये डिसाइड मत करिए कि आप भाई इस रेट रेस में भागने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल, आप एकदम अलग रहिए। अगर आपको लगता है नहीं ये चीज़ है वो चीज़ है, ऐसा करना पड़ता है वैसा करना पड़ता है, आप 10 लोगों से पूछ ले, छोड़ दीजिए, आप मत करिए। आपको सिंगिंग अच्छी लगती है आप वो करिए, लेकिन सिंगिंग में कैरियर बनाने के लिए आपको एक लेवल पे होना चाहिए। इंडिया में लगभग 90% लोग गाना गा लेते हैं, 90% लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट ही हो जाएंगे। कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है वहाँ पर। ऐसे ही इस कंपटीशन से मेरे को एक बात समझ में आई दिमाग में कि तुम कोचिंग को कितना रेलिवेंट मानते हो पढ़ाई को लेके, कि पढ़ाई में कोचिंग का कितना रेलिवेंस है। क्या ये ज़रूरी है? क्या इसके बिना काम हो सकता है, या इसके फ़ायदे हैं? मेरी लाइफ में तो सर काफ़ी रेलेवेंट रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको किसी ऐसे आदमी से पूछना चाहिए जो नहीं किया है और अच्छा किया है। पर उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे गोल देखा जाए तो एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो कॉन्क्रीट गोल है, जेईई या कोई और एग्ज़ाम। और ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहोगे तो आप पहुंच जाओगे। आप क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी सारा है, तो आप घूम जाओगे उसमें। इसलिए आपको टीचर्स के डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि क्या पढ़ना है वो तो पता होना ही चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। आप लोगों ने सर काफ़ी हेल्प की है। मेरे ख्याल से तो बहुत बेनिफिशियल है कोचिंग करना। एकदम सही बात। इसको तुमने जो बोला उसको मैं अगर सिंपल शब्दों में ऐसे बताना चाहूँ कि क्रिकेट टीम में सब टैलेंटेड लोग पहुँचते हैं, इवन देन दे नीड अ कोच। हाँ, बिना उस कोच के आप काम नहीं चला सकते। आपको कोच चाहिए होते हैं, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। अर्जुन को द्रोणाचार्य चाहिए ही चाहिए, सचिन तेंदुलकर जी को आचरेकर जी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ा ना है कि सचिन जी के पास टैलेंट नहीं था। तो गुरु आपको ये तो बताता ही है कि आपको क्या करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि क्या नहीं करना है। जब इस सब चीज़ों को लेके हम लोग जब साथ चलते हैं तब बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर मैं एजुकेशन में कोचिंग की बात बोलूँ तो ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम के फेलियर का एक साइड प्रोडक्ट है, जो अब मेन प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे आप ऐसे सोचो कि अगर किसी स्कूल में किसी बच्चे को अगर टीचर्स अच्छे मिल जाएं और उसको वहीं गाइड करें और वहीं पढ़ाएं, और वो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जिस भी सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटी कॉमर्स जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, अगर उसको पढ़ाते हैं, उसके डाउट डिस्कस कर पाते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं कि वो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल कर पाए, तो क्या वो बच्चा कभी अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर तक आएगा तैयारी करने के लिए, इतना सब कुछ खर्च करने के बाद? मोस्टली लोग नहीं आएंगे। आपके घर पे भी अगर आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती जो यहाँ कोटा आके मिली थी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी घर से बाहर निकलते। तो इसका एक बहुत बड़ा जो सब लोग, जैसे आज अगर हम लोग बात करें तो एक नया शगुफा फिर दोबारा से एनटीए ने छेड़ दिया है कि शायद 50% वेटेज बोर्ड के परसेंटेज को दिए जाएंगे फॉर जेई एंड नीट के लिए। तो एक बहुत बड़ा झमेला ये माना जा सकता है कि
अभी जो 3 साल के ड्रॉपर हो चुके हैं, जो 4 साल से ड्रॉप कर रहे हैं, वो बेचारे थोड़ा ना बोर्ड में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये जेई में वेरी मच डूएबल है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो तुमको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखने क्यों पड़ते हैं। क्यों नहीं आप सिर्फ बोर्ड के मार्क्स पर रिलाई करके, बोर्ड की परसेंटेज को सीक्वेंस में लगा के आप सीधे बच्चों को सेलेक्ट कर लेते। क्योंकि मेरी राय में शायद आप बोर्ड की परसेंटेज पे या उसकी ट्रांसपेरेंसी पे उतना रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है और आप वापस से घूम के वहीं जाना चाहते हैं। यानी अगर मैं बोर्ड की परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन जेई या नीट में कर दूंगा, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी चल रही थी कि अगर किसी बच्चे ने कुछ नकल करके नंबर लाया, तो उसने अपने दोस्त से पूछा, तो या उसने किसी भी तरीके की कोई माल प्रैक्टिस की है, उससे उसके मार्क्स आए हैं, तो शायद उसका कंट्रीब्यूशन भी जेई और नीट में हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो आज उसके पास, एक बच्चे के पास, चाहे उसकी परसेंटेज कम हो, लेकिन उसके पास एक पूरी खुला हुआ मैदान था कि अभी भाई आपकी परसेंटेज कुछ भी है, आप एक पर्टिकुलर लाइन पे जाके खड़े हो गए और उसके बाद सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देंगे, उसमें जिसको जैसा परफॉर्म करेगा, जिसकी जैसी नंबर आएंगे, उसकी वैसी रैंक आएगी। इस चीज़ को तुम कैसे देखते हो कि बोर्ड की परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन इन जेई और नीट? मेरे को तो सर इररिलेवेंट ही लगता है, क्योंकि बोर्ड सर सब लोग देते हैं। आप सब लोगों के लिए इतना कोर्स ग्रेड आपको पेपर बनाना ही पड़ेगा कि लोग एटलीस्ट लोगों को पास होना है, मैट्रिकुलेट होना है, तो वो पेपर इतना डिफ़िकल्ट आप कभी बना ही नहीं सकते कि वो आप छाटे लोगों को एक्चुअली। तो जो जेई का पर्पस है मेरे ख्याल से वो यही है कि बोर्ड्स में आप पास हो जाओ और जेई में आप प्रूव करो कि आपके पास कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। बोर्ड्स में आप में भी लोग याद कर करके भी कर सकते हैं, बट जेई में भी याद करना पड़ता है, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से चाहिए। मेरे ख्याल से तो सर बोर्ड्स का परसेंटेज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बोर्ड्स का परसेंटेज इन्वॉल्व करके हम बहुत बड़ी शायद केओस में चले जाएंगे, जो 13, 14, 15 के आसपास एक बार था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिसकी आईआईटी में AIR 1 आई थी 2015 में, शायद उस बच्चे के 84 या 86 ऐसी परसेंटेज थे 12th में, और जेई मेन में उसकी 700 समथिंग रैंक आई थी, जबकि वो वन ऑफ द टफेस्ट जो ऑप्शंस या जो एग्जामिनेशन का पैटर्न या बोलूँ मार्किंग पैटर्न था आईआईटी का, वो 2015 का था। उसमें वो बच्चा 93% मार्क्स लेके आया था अराउंड, और उसकी जेई मेन जैसे में अगर तुमको 750 रैंक दिखाई देती है, तो ये किसी भी तरीके से रेलिवेंट नहीं कहा जा सकता। तो मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आपको अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है, उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पैटर्न को क्यों बदल देते हैं। ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ है, आपको रूट कॉज पे काम करना है, रूट्स पे काम करना है, लेकिन आप पकड़ के पत्ते ही काटते रहते हैं, उससे कुछ भी बदलाव आ सकता है क्या? स्कूल्स में तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ही। वैसे भी आप कोई भी नॉर्मल स्कूल में चले जाओगे, इवन सर मैं भी आई थिंक अच्छे स्कूल्स में ही था कुछ टाइम के लिए, तो एकदम टॉप क्लास के स्कूल्स में, तो सर वहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत ऐसे एटलीस्ट पढ़ाई के मामले में उतने फोकस नहीं रहते थे। तो और इवन टीचर्स भी लाइक वो ज़्यादा फोकस नहीं करते थे पढ़ाई जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं उन पे, वो बस इस पे फोकस करते थे कि बोर्ड्स पे, क्योंकि तो मतलब प्रॉब्लम यही है कि दोनों ऐसे सर्कुलर प्रॉब्लम है कि बोर्ड्स जो है वो एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो कि स्कूल्स छापने में, मतलब जो रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं उसमें आता है, तो इसलिए स्कूल्स बोर्ड्स की प्रेप कराते हैं, और क्योंकि स्कूल्स बोर्ड्स की प्रेप कराते हैं वो जेई में रिफ्लेक्ट कभी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। मतलब ये लेकिन एक बहुत बड़ा अपने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को लेके, जैसे इस बार जब बोर्ड्स के पेपर आए, उन्होंने पैटर्न बदल दिया, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया, सवाल का तरीका बदल दिया, तो बच्चों के मार्क्स बहुत तेज़ी से घटे हैं बोर्ड्स में। इस बार बोर्ड में बच्चों के मार्क्स बहुत घटे हैं। दूसरा इसमें क्या एक बहुत बड़ा सेट, मैं तो सीबीएसई की बात बता रहा हूँ कि अलग अलग जो सेट होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है, उनको तुम इक्वल कैसे मान सकते हो। एक जेई मेन में भी बहुत बड़ा सवाल है भाई, मेन 1 जो होता है, मेन फर्स्ट होता है, उसमें 10 पेपर होता है मेन फर्स्ट,
मेन सेकंड में 10 पेपर होते हैं। 20 पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होगा। किसी भी स्केलिंग के तरीके से तुझको लगता है क्या बेटा कि वो कभी भी बराबर किया जा सकता है? नहीं लेकिन करते हैं, कुछ तो लॉजिक लगा के एक्सप्लेन करते हैं। मतलब एजुकेशन को एक मजाक बना के रख दिया गया है हमारे यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट बना के रख दिया, और ख़ास तौर से जिसमें जितने ज़्यादा अच्छे बच्चे पहुँचने की कोशिश करते हैं उसी में उतना ही ज़्यादा मजाक किया जाता है। भाई मेरा ये मानना है, इसमें तुम अपना प्लस माइनस बताओ, कि आप एक एग्ज़ामिनेशन रखिए, फुल मार्क्स तो किसी भी बच्चे के नहीं आने चाहिए, चाहे 300 में से 300 हो, चाहे 720 में से 720 हो, थोड़े नंबर कम ही रहने चाहिए, टोटल मार्क्स नहीं आने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पता चला एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे हों और उस बच्चे के साथ आप जस्टिफिकेशन ना कर पा रहे हों जो अलग अलग बच्चे हैं, पता चला सभी बच्चों का आपने एक रैंक दे दी। जब आसान पेपर दे देते हो तो फिर आप अच्छे बच्चे और एक अबव एवरेज बच्चे के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि आसान पेपर है तो पता चला सभी कर लेंगे उसको। अच्छे बच्चे के बारे में तो आप कब निकाल पाते हो उसको बाहर एकदम हैंड पिक करके? जब उसका पेपर का लेवल अच्छा हो। जैसे लास्ट ईयर नीट में 684 या 687 ऐसी समथिंग रैंक 1 आई थी, तो बहुत आराम से थी। अब लेकिन जैसे ही 720 में से 720, एक 24 में 17 या 16 या 17 बच्चों की 720 में से 720 नंबर थे, क्या तुम उन 16 के 16 बच्चों को मानते हो कि वो सेम लेवल पे होंगे? सर आई डोंट थिंक पेपर कोई लेवल ग्रेड लोगों को ग्रेड करने के लिए कभी यूज़ करा जा सकता है। मैं तो बस जेई को अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो एक डिलीजेंस वाली हैबिट डेवलप करता है। बट सर आप जैसे हम लोग जाते हैं कंप्यूटर साइंस में या मैथ्स में या फिज़िक्स में, तो उसका कोई मतलब थोड़ा सा चेंज होता है पैटर्न, थोड़ा क्या बहुत मेजर चेंज होता है पैटर्न में जो आप सीख के जाते हो यहाँ से। आप बस ब्रेथ लेवल पे बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हो, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैथ्स में, जो सर अगर किसी के इंटरेस्ट का है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे ख्याल से सर सब लोगों को सब कुछ सीखना उतना अच्छा नहीं है, और आई थिंक ये एक प्रॉब्लम रहेगी जब तक हम ऐसा ही सिस्टम रहेंगे। हमें सर थोड़ा सा जैसे सर एक इंस्पायर करके प्रोग्राम होता है शायद DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का, वो लोग आप कुछ रिसर्च करते हो उसके बेसिस पे वो लोग ऐसे स्कॉलरशिप थोड़ी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बेसिस पे एडमिशन भी वो लोग ऐसा देते हैं। वैसे सारी डिटेल्स तो नहीं पता है, बट KPY को रिप्लेस करके इसको लाया गया था। ये मेरे को सर अच्छा आइडिया लगता है। जैसे इवन बाहर के कॉलेजेस में, US वगैरह में, आप वो थोड़ा सा वो भी स्क्यूड है सर सिस्टम, बट उसमें आपको अपने मोटिवेशंस जस्टिफाई करने पड़ते हैं कि से आप ये चीज़ क्यों पढ़ना चाहते हो। वो सर मेरे ख्याल से एक बेटर सिस्टम है रादर देन एग्ज़ाम लेना। बट सर आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम लोगों को रैंक करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। अगर एग्ज़ाम का लेवल बहुत डाउन कर दिया आपने, तो अच्छे बच्चे को आपने, अच्छा बच्चा मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे बुरे होते हैं, मेरा मानना है कि अच्छा बच्चा जिसने बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे से मेहनत किया है और उसके फुल मार्क्स आ गए, और 10-15 बच्चों के और फुल मार्क्स आ गए, तो आप क्या उन 15 बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? और मैं कह रहा हूँ कि IIT और नीट में, उसमें मेन में तब भी चल जाएगा। नीट में इशू रहता है जहाँ, क्योंकि एम्स दिल्ली में आपकी फिक्स सीट्स रहती है। एम्स दिल्ली में फिक्स सीट रहने की वजह से आपकी जो रैंक है ना, वो मेडिकल में शुरू में ही सब कुछ डिसाइड कर देती है। पता चला 50, 60, 70 के बाद आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलता। फिर तो पेपर को डिफिकल्ट बनाना। 2014 में एक बार तो रिजल्ट जब आया था तो 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक दे दी थी, 67 बच्चों की। सर आप उनके एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनके एफर्ट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसके बाद अजीब से फंडे लगा के आप उसको कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों का लेवल इतना अच्छा हो गया है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ये बोलते हैं, ये हो गया है। इस बार IIT का पेपर इतना अच्छा था, उसके बावजूद भी बच्चों के जो 330 नंबर पे फर्स्ट रैंक आई आउट ऑफ 360, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत अच्छा था। इससे हमको मतलब ये बात तो समझनी पड़ेगी ना कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं एज अ सिस्टम, तो आप उसका मजाक ही उड़ा के छोड़ दे रहे हैं। आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अब जैसे तुमने IIT निकाला, ठीक है, IIT निकालने के बाद तुमने ऑल इंडिया 5th रैंक निकाली। फिर जब तुम करीब 1.5-2 महीने का टाइम जो तुम बिताते हो, उसके बाद जब तुम कॉलेज जाते हो,
पहले दिन जो तुम सोच रहे होते हो और उसके 1 महीने बाद क्या अंतर आता है सोच में। ये पूरा फेज चलता है ना, कोचिंग क्लासेस में तो पूरा महिमा मंडन चलता है किसी भी चीज़ का, तो बच्चा अपने आप को सुपरस्टार, हीरो ये सब मानने लग जाता है। क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर हम रिजल्ट नहीं शो करेंगे तो शायद पेरेंट्स और बच्चे भी हम पे भरोसा नहीं करते। टीचर्स का भी और कोचिंग्स का भी ये एक बहुत बड़ा बोलूँ तो मैं कंपल्शन है कि भाई उनको रिजल्ट दिखाना ही पड़ता है। और शायद इसी भाग दौड़ की वजह से लोग फेक रिजल्ट शो करने की दौड़ में भी लगने लग गए। पर हाँ सर, ये तो जेई और आईआईटी दो अलग अलग चीज़ें ही मानता हूँ मैं। जेई सर भले सर कितना भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज करें, मतलब क्रिटिसाइज तो करना चाहिए, बट बहुत अच्छा एग्ज़ाम मानता हूँ सर मैं तो। और एग्री। बट सर आईआईटी में जैसे पहले दिन जाते हैं तो सर हमें पहले दिन सीनियर्स ने बोला था कि आपकी रैंक अब मैटर नहीं करती है, आप उसे भूल जाओ, और जो भी आपको आप यहाँ से मेहनत करोगे, आप रिस्टार्ट ही कर रहे हो, जैसे आपका स्टडी का एटीट्यूड होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। सर ये पहले दिन का होता है तो आपको लगता है कि हाँ लोग पढ़ते होंगे अच्छा, तो फिर जाते हो आप कोई नहीं पढ़ रहा है सर। तो सर इतना ओवरलोड, इतने सारे सर वो क्लब वगैरह होते हैं, मेरे ख्याल से तो सर वो थोड़ा ओवरलोड हो जाता है कि आप लोग इतनी सारी चॉइसेस भाग दौड़ी चल रही होती है, लोग कोई एक चीज़ पकड़ ही नहीं पाते हैं कभी भी। वो तो सर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कोई म्यूज़िक कर रहा है भाई, एक आदमी 5-6 चीज़ें कर रहा है और फिर वह अंत में किसी एक चीज़ पे फोकस कर नहीं पा रहा है। तो पहला सेमेस्टर तो सर बहुत क्योटिक होता है, तो लोग हाँ सर ये फेस्ट क्लब वगैरह के जो सेलेक्ट लोग जाते रहते हैं, पढ़ाई तो सर साइड ट्रैक ही हो जाती है। पढ़ाई तो लोगों को आई थिंक एक लगने लग जाता है कि हम मेहनत करके आ गए हैं तो अब हमें थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए, जो कि सर ठीक भी है, बट लोग पूरी तरीके से ही छोड़ देते हैं। तो लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे फेल हो रहे हैं जो अभी टॉप करके आ रहे थे दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम सीएस को। में लोग सर ऐसा, मैं उनको ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर वो सीएस में आए हैं तो अब वो कैसे फेल हो रहे हैं, उतना अच्छा नहीं होता है। बट मेरे ख्याल से तो सर आईआईटी का इम्पोर्टेंस यही है कि आप धीरे धीरे जब आप एक्सप्लोर करते हो चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी से आप सेलेक्ट करते हो कि क्या करना चाहिए मेरे को, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपके पास पूरा टाइम फ्री रहता है, आप उसको जैसे एलोकेट करना है वैसे करो। आपका स्टूडेंट ग्रुप आपको खुद बनाना है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मेरा फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा था, मेरे सब लोग पढ़ाई में तो मेरे से बहुत स्मार्ट थे, तो उन्होंने को सर बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और सर आईआईटी मेरे को रिसर्च में पहले सर उतना वो नहीं था, जैसे मतलब अगर फ्यूचर की बात करें तो एक प्लेसमेंट्स तो होते ही हैं, बट आईआईटीज़ आपको अलो करते हैं इतना फ्री टाइम जितना इवन आई थिंक छोटे बच्चे को भी नहीं मिलता होगा सर, कि आपको जो आपको एक्सप्लोर करना है आप करो। और इसलिए सर मैं अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाया। तो नेट तो आईआईटी बहुत अच्छा है, बट वो थोड़ा टाइम चाहिए आपको रियलाइज़ करने के लिए। और मतलब घूम फिर के यही बात है, आप कितना फ़ायदा उठा सकते हो, आपके पास प्लेटफॉर्म है। जैसे कोटा भी कितने सारे बच्चे आते हैं, क्या सबका सपना पूरा होता है? नहीं, जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं। अच्छा, इसमें ये तुम कितना इस बात से एग्री करते हो कि मतलब कई बार मैंने ये देखा है, मैंने सोचा था कि बच्चों से ही पूछूंगा कि जो टीचर्स होते हैं या जो कोचिंग सिस्टम होता है वो सिर्फ कुछ बच्चों पे ही ध्यान देता है, वो बाकी बच्चों पे ध्यान नहीं देता। जो टॉपर हैं सपोज उनका ग्रुप बना लिया, बनता है, यस ग्रुप बनता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो बाकी बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो मतलब मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट को खुद को प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर उसको टीचर की अटेंशन चाहिए तो आप हमेशा एक आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 50 लोगों के बैच में सब पे ध्यान देगा। तो आप जितना आगे बढ़ के करोगे उतना ही होगा। सर आई थिंक थोड़ा सा टीचर्स में भी फोकस करते हैं जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो कि करना भी चाहिए। हाँ थोड़ा सा है टिल्टेड, बट आप उसका फ़ायदा ले सकते हो भाई। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मुझे लगता है, जो तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाई हाँ भाई जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं टीचर उन पर ध्यान तो देगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी बैचेस में हैं
उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर आप मेहनत करने लगोगे और तो टीचर से पूछोगे, तो मेरा तो मानना है कि टीचर उन पे ध्यान देता ही देता है। क्योंकि पहले कभी होता होगा ऐसा 2, 5, 10 साल पहले कि ऊपर के बैचेस में अच्छे टीचर रहते थे। अब तो ऐसा है कि हर बैच में कोई भी बच्चा इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं। टीचर्स तो अच्छे ही हैं, अब आप उसका कैसे यूज़ करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। एक बात और मैं जो जानना चाह रहा था कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन को ही क्यों चुना, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चुना पीएचडी करने के लिए? ऐसा क्या है कि आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी आपको इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी पे इतना भरोसा नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएस की यूनिवर्सिटी के? मेन रीज़न तो यही है कि मेरी जो फील्ड है थियोरेटिकल फील्ड है, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, मैथ और सीएस का मिक्स होता है। तो ये सर इसके रिटर्न्स बहुत लॉन्ग टर्म में आते हैं। आई थिंक जो रादर देन से कोई इलेक्ट्रिकल हो या कोई और चीज़, इवन फाइनेंस, जिसके रिटर्न्स बहुत जल्दी आते हैं। तो सर जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, वही अच्छी होती हैं। तो इसलिए सर जैसे यूएस है, तो यूएस में सर बहुत ज़्यादा वर्क होता है इन सब लॉन्ग टर्म चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए। और तो एक रीज़न तो वो है कि वहाँ पे फंडिंग है, जो कि इंडिया में नहीं है। दूसरा, वहाँ पे अगेन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वहाँ टीचर्स जो हैं, जो प्रोफेसर्स जिनके साथ आप काम कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं और आपको उनसे सीखने में ज़्यादा मिलता है। और मतलब आईआईटीज़ के लिए आजकल मेरे ख्याल से सर इंडिया में से शॉर्टर इंसेंटिव्स को थोड़ा ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटीज़ देते हैं। कि जैसे हमारे बैच में काफ़ी लोग, मोस्ट लोग सर क्वांट में ही गए, तो क्वांट में उतना एनकरेजिंग कल्चर नहीं है। इवन सर मैं जब रिसर्च कर रहा था, आई डोंट थिंक सर थ्योरी में मेरे साथ 1 या 2 से ज़्यादा लोग थे जो जिनको मैं बोल सकता हूँ ये थ्योरी में ही कर रहे हैं। हाँ सर, और मेरे को ये फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ चाहता हूँ। एक और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए कि तुम इतने अचीवमेंट के बाद भी बेटा जिस तरीके से तुम शांत रहते हो ना, जैसे एक याद हो कि तुम्हारा वीडियो था जब तुम्हारा आईआईटी में 5th रैंक आई थी, उस टाइम पर आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन इनकी जो 5th रैंक आई थी तब इन्होंने मेरे घर पे ही वो रिज़ल्ट देखा था। तो मैं ऐसे बैठा था, मेरे जस्ट बराबर इधर ये बैठे थे और उधर लेफ्ट हैंड साइड पे इनके पापा बैठे थे। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब इनका रिज़ल्ट आया तो मैंने ऐसे कहा कि भाई 5 रैंक आई है, तो इन्होंने ऐसे देखा और ऐसे, बस इतना इनका एक्सप्रेशन था। मतलब आप सोचिए कि किसी को तो ये लगे कि किसी की 5th रैंक आ जाएगी तो वो घर में इधर भागेगा उधर दौड़ेगा, ऐसे इनके पापा ने भी ऐसे थोड़ी सी ताली बजाई, बस रिलैक्स, मम्मी भी एकदम रिलैक्स। मतलब ऐसा मैंने परिवार इतना शांत, इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद भी इतना मॉडेस्टी के साथ किसी भी काम को करना शायद ही कभी देखा, या उसके बाद भी नहीं देखा ना, उससे पहले मैंने देखा था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये मयंक करते हैं वो ये है कि इनकी हर चीज़ में बहुत ठहराव होता है। ये आपको बहुत जल्दी जल्दी बोलते हुए नहीं देखेंगे। ये आप जब इनसे क्वेश्चन पूछोगे तो ये आराम से उसको सुनेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद जवाब देते हैं। तो जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप इनके बात करने के तरीके को देखिए। ये कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, उसके बाद पॉज लेके कैसे बोलते हैं, एकदम ठहराव है इनकी लाइफ में। इन्हें किसी भी चीज़ में इनको हश हश नहीं करना होता, अपना रिलैक्स रहते हैं। जब बोलना होता है तब बोलते हैं, जब कम बोलना होता है कम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इतने बड़े बड़े अचीवमेंट के बाद भी रिलैक्स रह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इनको क्लास में भी लेके गया था, उस पे इन्होंने नाराज़गी भी बहुत धीरे से ही व्यक्त की थी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं करिए। तो आप ये सोचिए कि आप नाराज़गी को व्यक्त करते समय भी आप शब्द ध्यान रहते हैं, जब आप पढ़ते हो तब भी आपको शब्द ध्यान रहते हैं, जब आप अचीव करते हो कुछ तब भी आप शांत रहते हैं। तो मैं तो बच्चों से यही बोलता हूँ कि भाई आप सीखिए इनसे। मैं खुद भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे शांत रहें, खुश रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बैंक का यही है कि ये स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। हम लोग जिस पूरे 3 साल करीब हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक साथ रहे, और उसमें शायद ही कभी मयंक मुझे स्ट्रेस में दिखाई दिए हों। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक और बात जो अभी आप लोग के सामने शायद मयंक नहीं बोले,
जब कभी कुछ लोग पॉडकास्ट की बात पे या किसी वीडियो को देख के कुछ कमेंट करते हैं, तो उसके लिए मयंक ने ये कहा कि सर, ईश्वर की कृपा से मैंने जो अचीव किया है, शायद जो मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो लोग उसको अचीव नहीं कर पाएँ। हाँ, बाकी बेकार की बात बोलना, किसी को गलत कमेंट देना या कुछ भी गलत तरीके की भाषा यूज़ करना, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझको नहीं सिखाया। जो मैं कभी भी करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। ये कितनी अच्छी बात है। आप सोचिए कि एक पढ़ने वाला बच्चा बदमाशी करने पे उतर आए तो वो सब कर सकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं करता क्योंकि उसके परिवार के संस्कार इस तरीके के हैं। लेकिन जो बच्चे आके कमेंट करते हैं, कुछ मीम बनाते हैं, कुछ वो GIF गिफ बोलते हैं, उसे जिफ बोलते हैं, वो देते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा जवाब जो बच्चे आके गिफ वगैरह मैसेजेस में डालते हैं, वो कभी भी क्या उस ऑरा की बात जो करते हैं, क्या कभी भी पढ़ाई के लेवल पे या अचीवमेंट के लेवल पर क्या मयंक के आसपास भी आ पाएंगे? ये बोलना आसान होता है, किसी को कमेंट करके भाग जाना आसान होता है, लेकिन सामने बैठ के मुकाबला करने के लिए दम चाहिए होता है। और हाँ, ये मैं बात बता दूं, कोई भी इंसान किसी भी तरीके की बातों का जवाब दे सकता है, लेकिन हाँ, उसके परिवार के संस्कार और उसकी मोडेस्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और हम तो बस यही कहेंगे, जो हमको ट्रोल करें या ना करें, जो हमारा साथ दें, उनका भी बहुत मंगल हो, और जो हमको ट्रोल करते हैं उनका भी बहुत बहुत मंगल हो। ईश्वर सबका मंगल करे, ईश्वर सबका कल्याण करे। अब मैंने मयंक की क्वालिटी आपको बताई थी। मयंक की क्वालिटी में जो अचीवमेंट था वो आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मयंक इतना शांत कैसे रह लेते हैं अचीवमेंट के टाइम पर। कोई अगर खिंचाई करे तब भी, कोई ट्रोलिंग करे तब भी, और वो उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं चढ़ाते, रिलैक्स रहते हैं। नाराज़गी व्यक्त करनी हो वो भी शब्द बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए जानते हैं मयंक से। आप जितनी बार हारते जाते हो उतना आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो आई थिंक सर, ओवर कॉन्फिडेंस से ये सब स्पीड जो आती है वो आती है। जैसे मम्मी मेरे को हमेशा बोलती हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना। और इवन सर मम्मी एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड है जो बोलती हैं कि आपको ऐसे स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, कि ज़्यादा खुशी में, मतलब अच्छी चीज़ है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और ख़राब चीज़ है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। तो हाँ सर, मतलब सर ये सब तो कुछ भी सर, अगर आपका अकॉम्प्लिशमेंट है वो बहुत सारा फैक्टर उसमें लगता है, और हम जैसे बात करते हैं कि गॉड वगैरह का भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ही वो सब कर रहे हैं। तो इस पर ज़्यादा रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इन सब इमोशंस पे। आप बस अपना काम करते रहना चाहिए। और एक और बात कि मेरे ख्याल से सर इमोशंस थोड़े से अनस्टेबल कर देते हैं आपको, तो इसलिए डिसिप्लिन बेटर हेल्पर होता है, क्योंकि आपको वो भले ही मे बी कम आउटपुट दे से आप गुस्से में ज़्यादा काम करते हो, बट कंसिस्टेंट आउटपुट देता है। 3 से 4 लोग ऐसे जो तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिनसे तुम इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो, रैंक वाइज। पापा को नहीं दिखाऊंगा, मम्मी पापा भैया हैं पहले 3 तो, और 4th में सर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो लेकिन पब्लिकली ना बोल पाओ तो भी बोल सकते हो कि सर एक पर्सन है जिसका नाम मैं सबके सामने ऐसा कुछ नहीं नहीं लिख है। हाँ सर, टॉप 3 में तो आई थिंक मम्मी पापा भैया ही है। अगर सर मैं उनसे बात थोड़ी कम भी करता हूँ, मे बी बाकी लोग कम, तो भी सर वो आई थिंक समझते तो मेरे को सबसे बेटर ही है ऑलमोस्ट। फोर्थ में सर बहुत सारे लोग हैं सर, मैं ऐसे एक का नाम, मेरे से कुछ दोस्त भी हैं जो कि मेरे को लगता है कि मेरे से बेहतर मेरे को समझते हैं। तो आप भी सर ऐसे ही हैं, तो इसलिए सर आप हैं, मेरा एक दोस्त है। तो दोस्त नाम वाला है या बिना नाम वाला है? आप ले सकते हैं नाम उसका। सर 2 दोस्त हैं। अक्षय नाम है एक का, एक हिमांशु है। दोनों मेरे साथ कॉलेज में थे अभी, आईटी बॉम्बे में। हाँ सर, तो दोनों ही सर बहुत अच्छे लोग। सर आप हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मेरे मन में आती है कि बच्चा आईटी बॉम्बे पढ़ना चाहता है, तुम वहाँ गए हो। तुम बच्चा कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, तुम वहाँ गए हो। बच्चा एमएस या पीएचडी करने के लिए यूएस जाना चाहते हो, तुम वहाँ जा रहे हो। तुम इंटर्नशिप करने के लिए भी यूएस गए थे,
जब 3 से 3rd ईयर तुम्हारा कंप्लीट हो रहा था, 4th ईयर हो रहा था। तो क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं यूएस की जो बच्चों को इंस्पायर करती हैं कि भाई वो अपने देश को छोड़ के वहाँ जाके ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर तुमको लगता है, ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट लगता है जो वहाँ पर बच्चों को पुल करता है टुवर्ड्स हायर स्टडीज़? पहली बात तो आई थिंक एकेडमिक्स में आपको एक जो एस्थेटिक होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कहाँ रहते हो और आपके आसपास क्या है, आप कहीं घूमने जा सकते हो या नहीं। आई थिंक वो एक बहुत अच्छा, आपका अगर सराउंडिंग अच्छी रहती है तो आपका मन लगा रहता है। तो जैसे मैं जहाँ रहता था उसके पास में एक रिवर थी और वहाँ पे एक बोट हाउस भी था और एक पार्क भी था। तो मैं वहाँ पे रोज़ वॉक करने जाता था और बहुत अच्छा सेंसेशन होता था कि मैं सिर्फ भले ही पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ उस वॉक करते समय भी, तो भी मेरे को ऐसे कोई बतख दिख रही है तो अच्छा लग रहा है। तो और सर वर्क कल्चर तो है ही अच्छा सर। मैं अभी भी सर उनको से किसी प्रोजेक्ट में कुछ हम लोग कर रहे हैं प्रिपेयर, और मैं उनको सर सैटरडे संडे, मेरे को सर केयरफुल होना पड़ता है कि मैं सैटरडे संडे तो वो लोग काम नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं ऐसे कॉन्फ्रेंस डेडलाइन अगर मंडे को है तो मेरे को पहले बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये फाइनलाइज कर दो। ये कितनी अच्छी बात है कि भाई 5 दिन जमकर काम करेंगे, 2 दिन काम नहीं करेंगे। जबकि अपने यहाँ ये होता है कि नहीं 24 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा तो करना ही करना है, ये करना है। 24 आवर्स तो नहीं, अपने यहाँ पर ये मतलब एक पिछले काफ़ी टाइम से एक पूरा खतरनाक मुहिम टाइप की हो गई है। 15 घंटे, 16 घंटे, कि कोई कहेगा 16 घंटे तो कोई कहेगा मैं तो 18 घंटे पढ़ा था। चाहे वो पूरे टोटल हफ्ते का टोटल बता रहे हो मैं 18 घंटे पढ़ा था। लेकिन बच्चों को ऐसा कर दिया गया है कि मतलब यूएस में जो तुमने कहा ना 5 दिन, ये वाला कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5 दिन पढ़ो, 2 दिन अपने आप को रिलैक्स करो, ये कितनी अच्छी बात है। और इवन हमारा सर सुपरवाइज़र जो था वो बोलते थे कि 4 घंटे भी पढ़ लो मेरे को ठीक है, आप एक्सप्लोर रोज 4 घंटे, हाँ रोज़ 4 घंटे, 4 घंटे आप जम से मेहनत करो और बाकी आप एक्सप्लोर करो। आप जो अपन चीज़ें देखते हैं जैसे बाहर की, उससे अपन नए पर्सपेक्टिव बनते हैं और हमें नहीं पता होता है कब कोई आइडिया से आपकी पढ़ाई में या कहीं और काम आ जाए। तो इसलिए सर वो सब एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है रादर देन केवल से आप पढ़ाई में ही लगे हुए। तो आई थिंक ये जो मिक्स है वर्क और लाइफ का वो काफ़ी अच्छा है और वो फुल करता है। तो दे सेट यू फ्री बेसिकली, तुमको रिलैक्स छोड़ देते हैं कि सोचो आराम से, जब मन आए सोचो, बिल्कुल उस तरीके। ये एक अच्छी चीज़ है जो उनसे सीखी जा सकती है। अपने को यहाँ पर अगर इंडिया में बच्चों को रोकना है ख़ास तौर से कि वो यहाँ पर हायर स्टडीज़ कर सके, तो हमको ऐसा वर्क कल्चर बनाना पड़ेगा। हाँ सर। और कोई ऐसी बात जो बच्चे बाहर जाने के लिए पढ़ने की सोच रहे हैं, उनको क्या ऐसी बेसिक चीज़ है जो शुरुआत में उनको ध्यान रखनी चाहिए, या कोई तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस तुमने किया, तुम्हारे सराउंडिंग में किसी ने किया, कि उस वजह से थोड़े से उनके सपने शैटर हो सकते हैं? आई थिंक अंडरग्रेड जब बिफोर MS PhD तो वो लोग बस पैसे खींचने के लिए ही बैठे रहते हैं। इवन MS सर वो लोग बहुत पैसे लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है वो। और इवन आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें वीज़ा मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। कोई ऐसा ख़ास कारण तो नहीं है उसका, बट जस्ट एक्सेप्टेंसेस कम हो गए। जैसे सर एक मेरे को सुनने में आया था कि एक स्टूडेंट था कुछ ईयर्स बैक, टॉप 10 में था, MIT से ऑफ़र आया उसको, उसका फर्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ओह। सेकेंड में उसका एक्सेप्ट हो गया, बट नहीं आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसको डायरेक्टली ले लेंगे वो। बट सर वो भी यही चेक करना चाह रहे हैं कि आप इंडिया वापस आना चाह रहे हो कि नहीं। सर हम सबका तो ऐसा ही है सर, इंडिया वापस आना ही है। तो अगर आपके वो जेन्युइन इंटेंशंस हैं तो आई थिंक वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट वो उसमें अलाउड करने में आसान होते हैं कि आप माइग्रेट करना चाहते हो या नहीं। यही कितनी अजीब सी बात है कि MIT से जिसे MIT ने एक्सेप्ट कर लिया उसे वीज़ा वाले रिजेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब ये भी नहीं देख रहे कि यार इस बच्चे के पास तो MIT से इनविटेशन आया हुआ है। कुछ रैपिड फायर राउंड है आपके लिए सामने, स्क्रीन पर तो नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही पूछता हूँ। फिजिक्स और मैथ्स? फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स। मॉर्निंग स्टडी, नाइट स्टडी? मॉर्निंग। कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी।
हॉस्टल या होम? होम। 16 आवर्स स्टडीज और 6 to 7 आवर्स स्टडीज डेली, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग? आप पे डिपेंड करता है, बट 6 to 7 आवर्स इन दोनों ऑप्शन में तो। और एक बच्चे को अगर अंडर 100 में आना है तो क्या एक एवरेज बच्चा भी आ सकता है? कोई भी आ सकता और इसके लिए कितने मंथ अर्लियर से उसकी सिंसेरिटी चालू हो जानी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 10 महीने? है। 2 साल से सफिशिएंट है। 2 साल सफिशेंट है। अगर एक बच्चा अभी 12th वाला जो तुम्हारा पॉडकास्ट देख रहा हो और उसके 11th उसने थोड़ी गड़बड़ की हो, तो क्या वो टॉप 200-300 तक भी पहुंच सकता है? बहुत अच्छा कर सकता है सर, आई थिंक। अपने में तो सर मोस्ट पढ़ाई 12th में ही होती है। व्हाट्स वन थिंग सोशल मीडिया गेट्स कम्प्लीटली रॉन्ग अबाउट IIT टॉपर्स? आई थिंक सोशल मीडिया पे हाइप अप करते हैं रैंक को, बट मेरे ख्याल से तो आपका जो भी वर्क होता है उसमें रैंक उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और एक ऐसी आदत आपकी जिसने बहुत बड़ा डिफरेंस किया हो, आपको अपलिफ्ट किया हो, कोई एक आदत जिसको आप बहुत चेरिश करते हो? सोना सफिशिएंटली, उसको बहुत चेरिश करते? कितने घंटे सोते हो आप? 8 8 घंटे, 8-9 घंटे। सुन रहे हैं आप लोग? 8-9 घंटे आप आराम से सो सकते हैं। क्या तुमने कभी सोचा था तुम्हारी रैंक 5 आ जाएगी ड्यूरिंग योर अर्लियर डेज फ्रॉम 10th 11th के टाइम पे? आपने बोला था सर, इसलिए लगता था, ऐसे तो खुद से तो नहीं था। सबसे अपनी फेवरेट मेमोरी बताओ IIT की। IIT की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी। अगर तुम कुछ ऐसे पर्सन हो जिनका तुम नाम ना लेके भी बताना चाहो तो भी ऐसा चले। कोई नहीं है। मेरा आखिरी सेमेस्टर में 10 आया था, मेरे को अच्छा लगा। आखिरी सेमेस्टर में परफेक्ट 10 इन्होंने स्कोर किया है और ओवरऑल 9.3 9.2। वो वंडरफुल। ऐसी कौन सी चीज़ जो तुमने IIT में जाके नहीं की, लेकिन अगर तुमको लाइफ दोबारा से 4 साल पहले 2022 ले जाके पटक दे तो तुम जरूर करोगे IIT में जाके? कोई चीज़ तुमने मिस की हो कि सर ये काम तो जरूर करूँगा, मैं नहीं कर पाया? आई थिंक मेन रूट, जैसे सारी प्रॉब्लम्स जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती, कि मैं पहले अगर स्टूडेंट से ज़्यादा, जो भी मेरे बैचमेट्स हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता, उनको दोस्त वगैरह बनाता, तो आई थिंक मेरा थोड़ा और ऑलराउंड डेवलपमेंट होता, सर्कल थोड़ा बड़ा होता, डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता। जेई के लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया था? नहीं सर, मेरे को तो अच्छा लगता था जो भी कोचिंग पे आके लोगों से बात करना। सर ऐसा सैक्रिफाइस वाला तो फीलिंग कभी नहीं है। अगर तुम IIT नहीं करते तो क्या करते? मैं मैथ्स ओलंपियाड करता। मैथ्स में हायर स्टडीज़ पे जाते? ओके। पढ़ाई के अलावा तुमको क्या करना पसंद है? अब आज के लिए तो सर मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ। स्विमिंग, गुड। पसंद है, और बुक्स भी मैं धीरे धीरे रीड करता हूँ, बट अच्छा लगता है। आपको अपनी फेवरेट 3 बुक्स बताओ जो मस्ट रीड हैं। मतलब मेरे को सर ये साइकोलॉजिकल ड्रामास ज़्यादा पसंद है, तो लिटिल लाइफ है, और एक द मैगस करके है, वो थोड़ी डार्कर साइड पे है पर अच्छी है, उसका लेसन बहुत अच्छा है। और आई थिंक जेंटलमैन इन मॉस्को है। जेंटलमैन इन मॉस्को, ओके। फेवरेट फूड? पनीर। ओके। फेवरेट मूवी और वेब सीरीज? इंसेप्शन। फेवरेट वेब सीरीज? मेंटलिस्ट करके है सर, एक डिटेक्टिव पुलिस ड्रामा, वो सर मेरे को। मेंटलिस्ट वंडरफुल। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ RK फाउंडेशन स्टोन ही मैं तो बोलूँगा, एक पिलर में बोलूँगा आपको, और आप हमेशा रहोगे, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा तो डिस्कशन हो चुका है, आप अपने शब्दों में बाकी लोगों को बताएं कि हम RK में आने वाले टाइम में क्या क्या रोल आउट और करने वाले हैं। तो एक हमारा RK का सिस्टम ही यही है कि हम लोग एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स आसानी से लर्न कर सकें। तो आई थिंक जब मैं पढ़ता था तब हम लोग क्लास में पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी सारी, एकेडमिक्स के अलावा भी काफ़ी सारी, से पॉलिटिक्स की या एथिक्स की या कुछ भी करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी बातें करते थे, और उससे मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती थी। तो हम लोग हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनको अप्रोप्रिएटली ट्रेन करेंगे कि वो जो भी स्टूडेंट्स आए उनके पास क्वेश्चंस लेके उनको
उन सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करें रादर देन केवल एकेडमिक्स को डिस्कस करना। और इवन क्लास में बीच बीच में ब्रेक्स लेने के लिए भी हम इनकरेज करेंगे उनको। सेकंड जो हमारा इनोवेशन है मेन, वो है कि जो जैसे अगेन ये भी मोटिवेटेड है हमारे क्लासरूम सेशन से कि सर ही बोलते थे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछो या डाउट पूछो, पहली बात तो वो डाउट अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात आपको एक अप्रोच भी बतानी चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहते हो। तो जब भी आप अप्रोच कोई डिज़ाइन करते हो, अपने आप पता चल जाता है कि डाउट अच्छा है कि नहीं है। तो हम AI में जैसे हमने 24/7 डाउट सॉल्विंग टूल लगाया है, इसमें एक डिफरेंस ये है कि हम लोग इन एडिशन टू क्वेश्चंस आस्क, स्टूडेंट्स जब भी कोई क्वेश्चंस आस्क करेंगे, हम उनसे ये भी बोलेंगे कि वो क्या अप्रोच कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो ये भी बताएं। तो हम उसके हिसाब से उनका आंसर टेलर कर पाएंगे और उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे या उनके कॉन्सेप्ट्स को करेक्ट कर पाएंगे। और एक ये तीसरा जो थोड़ा लॉन्ग टर्म है कि आई थिंक रिवीजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारी पूरी प्रेप का। तो इसलिए हम रिवीजन का कल्चर एक इनकलकेट करने के लिए हम लोग जब भी कोई क्लासेस होंगी उसके स्टूडेंट्स को टास्क दिए जाएंगे कि वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में छोटी छोटी वीडियोस बना के हमें रिकॉर्ड करके भेजें और हम उनको एनालाइज करके बताएंगे कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।